लद्दाख की ऊंचाइयों पर पतझड़ के आखिरी दिनों में आसमान असाधारण रूप से ऊंचा और नीला था, लेकिन उस नीले आसमान के नीचे वास्तविक नियंत्रण रेखा लाच से आने वाली हवा में पहले से ही सर्दियों की छुरी जैसी ठंडक थी। भारत की अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने वाली 14वीं कोर के अधीन 5वीं वज्र आर्मर्ड ब्रिगेड के बख्तरबंद रेजिमेंट के मुख्य द्वार के सामने सब कुछ जमा देने वाली हवा में फटे पुराने पहाड़ी कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक युवा अधिकारी के सामने चुपचाप खड़ा था। नियम होते हैं। दादाजी, आपके पोते इस समय एक महत्वपूर्ण मिशन पर हैं, कृपया वापस चले जाइए। क्या उसने अभी 30 की उम्र पार की होगी? ताजी स्त्री की हुई वर्दी की तरह तनाव और आत्मविश्वास से भरे युवा कैप्टन अर्जुन खन्ना ने बिना किसी भावना के सपाट आवाज में कहा। उसकी आंखों में सामने खड़े बुजुर्ग के लिए कोई सम्मान नहीं था। वह उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह अपनी उत्तम युद्ध योजना में आए एक अप्रत्याशित त्रुटिपूर्ण डेटा को संसाधित कर रहा हो। ठंडा और मशीनी। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे युवा कैप्टन की ओर देखा। उसकी गहरी आंखें सर्दियों में पैंगोंग त्सो झील की तरह शांत थीं, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसने और बहस नहीं की। उसने बस चुपचाप एक बार सिर हिलाया। फिर वह धीरे धीरे मुड़ा और सड़क के पार एक बड़ी चट्टान की ओर चल दिया। कैप्टन अर्जुन खन्ना ने बुजुर्ग की आज्ञाकारी पीठ को देखते हुए मन हो रे इस सांस चुपचाप करता ही मन उपहास किया। उसने सोचा कि भावना जैसी अतार्किक चीज को अंततः सिस्टम जैसी तर्कसंगत दीवार के सामने झुकना ही पड़ता है। उसे विश्वास था कि उसकी कार्रवाई अत्यंत कुशल और सही थी। उसने तुरंत अपना ध्यान अपने टैबलेट पर लौटा दिया और स्क्रीन पर फिसलते अनगिनत डेटा और आंकड़ों में फिर से डूब गया। वह नहीं जानता था कि जिस साधारण बुजुर्ग को उसने अभी एक कष्टप्रद चर मानकर लौटा दिया था, वह वही व्यक्ति था जिसने भारतीय बख्तरबंद युद्ध कला की बाइबल इस्पात का हृदय द हार्ट ऑफ स्टील लिखी थी, जिसका वह रातों रात अध्ययन करता था और श्रद्धा रखता था। और वह यह भी नहीं जानता था कि उस बुजुर्ग की चुप्पी हिमालय की उस विशाल चुप्पी की तरह थी जो उस लोहे के साम्राज्य को जिस पर वह खड़ा था जड़ से हिलाने वाली थी। चट्टान पर बैठा बुजुर्ग चुपचाप प्रशिक्षण क्षेत्र को देखता रहा। उसकी पीठ के पीछे T-90 भीष्म टैंक लोहे की दहाड़ के साथ जमीन को कंपा रहे थे, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में वे सिर्फ शोर मचाने वाले लोहे के ढेर नहीं थे। वह उनके अंदर सांस ले रहे, पसीना बहा रहे और डर रहे युवा सैनिकों के दिलों की धड़कन सुन रहा था, क्योंकि एक समय वह भी इन इस्पाती हृदयों में अपनी जवानी जलाने वाला हिमालय का एक बूढ़ा शेर था। और अब उस बूढ़े शेर की आंखें बहुत धीरे धीरे लेकिन भयावह रूप से चमकने लगी थीं। लेह के मैदानी इलाके के केंद्र में, जमीन के काफी नीचे, वज्र ब्रिगेड की बख्तरबंद रेजिमेंट का सामरिक कमान केंद्र टॉक स्थित था। बिना खिड़की का एक बंद कमरा, हवा दर्जनों सर्वरों से निकलने वाली गर्मी और एक ऐसे तनाव से भरी थी जिसमें मानवीय भावनाओं को बाहर कर दिया गया था। केवल डेटा ही तैर रहा था। कमरे के केंद्र में एक विशाल सामरिक स्क्रीन के सामने एक आदमी खड़ा था, जैसे कोई उस्ताद किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहा हो, लेकिन उसकी उंगलियों पर सुंदर धूनें नहीं बल्कि इस्पात की गर्जना और विनाश की लपटें नाच रही थीं। उसका नाम था अर्जुन खन्ना। हालांकि वह अभी 30 का हुआ था। वह पहले से ही इस रेजिमेंट में एक जीवित किंवदंती और साथ ही आतंक का प्रतीक था। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ स्नातक, और कहा जाता है कि अमेरिका में एक उन्नत पाठ्यक्रम के दौरान उसने टैंक गनरी की पूरी नियम पुस्तिका को फिर से लिखा था। उसका दिमाग केवल संख्याओं, डेटा और जीत के लिए सबसे कुशल एल्गोरिदम से भरा था। उसके लिए युद्ध खून और मांस की त्रासदी नहीं था, बल्कि पूरी तरह से नियंत्रणीय चरों से बना एक विशाल शतरंज का खेल था। इस समय वह अपने शतरंज की बिसात पर सबसे महत्वपूर्ण चाल चल रहा था। एक ब्रिगेड स्तरीय संयुक्त अभ्यास के अंतिम मूल्यांकन के रूप में एक बटालियन स्तरीय युद्धाभ्यास, उसकी तीसरी स्क्वाड्रन को एक काल्पनिक दुश्मन को खत्म करने और एक लक्ष्य पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट 2। उसकी धीमी आवाज ने कमान केंद्र की चुप्पी को तोड़ा। उसके बगल में खड़े डिप्टी स्क्वाड्रन कमांडर लेफ्टिनेंट प्रकाश ने एक टैबलेट को देखते हुए यंत्रवत रिपोर्ट दी। वर्तमान में
एक प्लाटून ने ईगल चोटी पर कब्जा कर लिया है। 2 प्लाटून वाइपर घाटी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। 3 प्लाटून योजना के अनुसार भालू के पंजे बेसिन में प्रतीक्षा कर रहा है। सभी युद्धाभ्यास योजना के मुकाबले 0.5% से कम की त्रुटि दर के साथ पूरी तरह से हो रहे हैं। उत्तम, अर्जुन खन्ना का पसंदीदा शब्द। लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसकी तेज आंखें विशाल स्क्रीन पर तैरते दर्जनों डेटा विंडो को खंगाल रही थीं। उसकी आंखें एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज और अधिक सटीक रूप से उस पूर्णता के भीतर छिपी सूक्ष्म दरारों को खोज रही थीं। टैंक नंबर 3 बैरल के कोण को योजना से 0.2 डिग्री नीचे समायोजित करो। वर्तमान कोण पर पहले शॉट की सटीकता 98% के बजाय केवल 97.8% होगी। यह एक अस्वीकार्य त्रुटि है। उसकी टिप्पणी इतनी सूक्ष्म थी कि लेफ्टिनेंट प्रकाश को एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 0.2 डिग्री का अंतर, यह एक ऐसा अंतर था जिसे नग्न आंखों से पहचानना लगभग असंभव था। यह देवों का क्षेत्र था, लेकिन अर्जुन खन्ना के लिए यह जीत और हार के बीच का निर्णायक अंतर था। और टैंक नंबर 5 गति मानक गति से 3% कम है। कारण क्या है? इंजन ज्यादा गर्म हो रहा है या ड्राइवर का कौशल कम है? कारण का पता लगाकर तुरंत रिपोर्ट करो। उसने कभी नहीं पूछा कि क्या ड्राइवर थका हुआ है। उसके लिए टैंक के अंदर का सैनिक टैंक के प्रदर्शन को बनाने वाले घटकों में से एक था। इंजन की शक्ति, ट्रैक का घर्षण और ड्राइवर की प्रतिक्रिया की गति, ये सभी उसके लिए समान मूल्य वाले डेटा थे। जी सर, तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट प्रकाश और संचार को संभालने वाले नायब सूबेदार यादव ने उसके आदेशों को लिखते हुए अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। वे कैप्टन अर्जुन खन्ना का सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही वे उससे डरते भी थे। यह आदमी इंसान नहीं था, बल्कि युद्ध के लिए पैदा हुआ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसा था। उसकी दुनिया में केवल दक्षता और पूर्णता मौजूद थी और अन्य सभी मानवीय भावनाएं केवल हटाए जाने वाले बग थे। अभ्यास उसकी पटकथा के अनुसार बिना किसी त्रुटि के आगे बढ़ा। उसके टैंक विशाल इस्पाती जानवरों की तरह निर्धारित समय पर निर्धारित स्थानों पर दिखाई दिए और काल्पनिक दुश्मनों को नष्ट कर दिया। उसकी रणनीति भयावह रूप से उत्तम थी। उसने दुश्मन के अपेक्षित मार्ग की सटीक भविष्यवाणी की, सबसे कमजोर बिंदुओं पर मारक क्षमता केंद्रित की और न्यूनतम नुकसान के साथ अधिकतम सफलता हासिल की। अभ्यास समाप्त होने से 10 मिनट पहले अंततः लक्ष्य टाइगर हिल चोटी सामने आ गई। अब केवल अंतिम हमला बाकी था, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित चर उत्पन्न हुआ। स्क्वाड्रन कमांडर टैंक नंबर 7 से एक आपातकालीन रिपोर्ट है। ड्राइवर सिपाही कुमार को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चिकित्सा सहायता का अनुरोध है। टैंक कमांडर हवलदार सिंह की घबराई हुई आवाज संचार नेटवर्क के माध्यम से पूरे कमान केंद्र में गूंज उठी। एक पल के लिए कमान केंद्र में हवा जम गई। अभ्यास के दौरान एक हताहत किसी भी कमांडर के लिए सबसे घातक दाग था, लेकिन अर्जुन खन्ना की भौहें तक नहीं चढ़ी। उसने अपने टैबलेट पर टैंक नंबर 7 के आंतरिक डेटा की जांच की। फिर उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, हवलदार सिंह, शांति से रिपोर्ट करो। ड्राइवर का वर्तमान तापमान और हृदय गति क्या है? तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस, हृदय गति 120 प्रति मिनट से अधिक। उसकी हालत अच्छी नहीं है, अभी भी स्वीकार्य सीमा के भीतर है। जान को कोई खतरा नहीं है। उसके जवाब पर कमान केंद्र में मौजूद सभी अधिकारी हैरान रह गए। वह इस समय अपने मातहत के जीवन के बारे में नहीं, बल्कि डेटा की स्वीकार्य सीमा के बारे में बात कर रहा था। लेकिन स्क्वाड्रन कमांडर, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो यह खतरनाक हो सकता है। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो, हवलदार? अर्जुन खन्ना की आवाज धीमी और खतरनाक हो गई। टैंक नंबर 7 लक्ष्य के दक्षिण पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कवर के पीछे इंतजार करेगा और पीछे की सुरक्षा करेगा। जब तक मुख्य बल चोटी पर कब्जा नहीं कर लेता, तब तक कोई अतिरिक्त हरकत की अनुमति नहीं है। चिकित्सा हेलीकॉप्टर को चोटी पर कब्जा पूरा होने के बाद बुलाया जाएगा। मेरी युद्ध योजना में किसी बीमार सैनिक को निकालने जैसा कोई चर नहीं है। समाप्त। यह एक आदेश था, भावनाओं से रहित, केवल दक्षता और जीत के लिए एक क्रूर निर्णय। संचार नेटवर्क के दूसरी तरफ हवलदार सिंह और कुछ नहीं कह सका।
वह टूटे हुए दिल के साथ तेज बुखार में कराहते हुए अपने जूनियर को केवल देख सकता था। अर्जुन खन्ना ने फिर से विशाल स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक बीमार मातहत के लिए कोई चिंता नहीं थी, केवल अपनी उत्तम तस्वीर में एक छोटे से दोष के लिए झुंझलाहट थी। वह बड़बड़ाया, यह कमजोर मानव शरीर नियंत्रित करने के लिए सबसे कठिन चर है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी उत्तम मशीन एकमात्र मानव नामक पुर्जे की खराबी के कारण रुक जाए। उसने सोचा कि वह एक दिन एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहता है जो मानवीय भावनाओं और शारीरिक सीमाओं को पूरी इनभाव तरह से नियंत्रित कर सके। यही वह उत्तम सेना थी जिसका वह सपना देखता था, और उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसका यह विश्वास कितना अमानवीय और खतरनाक था। वह खुद को एक देवता मानता था, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक मशीन थी जिसने अपना दिल खो दिया था, और वह जल्द ही दर्दनाक रूप से सीखने वाला था कि सभी मशीनें रेत के एक बहुत छोटे दाने से भी घातक रूप से खराब हो सकती हैं। सामरिक कमान केंद्र के ठंडे नियंत्रण कक्ष के विपरीत T-90 भीष्म टैंक का इंटीरियर नरक के जबड़े जैसा था। एक संकीर्ण बंद जगह, डीजल इंजन से निकलने वाली गर्म हवा, बारूद की गंध और पुरुषों के पसीने की गंध का एक घिनौना मिश्रण सांस लेना मुश्किल बना रहा था। लोहे का ताबूत, सैनिक अपने टैंकों को यही कहते थे। एक बार अंदर जाने के बाद वे स्क्वाड्रन कमांडर के आदेश के बिना कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। एक जीवित ताबूत। उस लोहे के ताबूत के अंदर सिपाही रोहन शर्मा अपनी सीमाओं से जूझ रहा था। उसे 48 घंटे से अधिक समय से ठीक से नींद नहीं मिली थी। कैप्टन अर्जुन खन्ना ने युद्ध दक्षता को अधिकतम करने के नाम पर सैनिकों के आराम के समय को न्यूनतम कर दिया था। भोजन ठंडे राशन के पैकेट से होता था और नींद संकीर्ण ड्राइवर की सीट पर सिकुड़कर 1 या 2 घंटे की झपकी तक ही सीमित थी। उसका पूरा शरीर शीशे की तरह भारी था और उसका दिमाग घने कोहरे में भटक रहा था। उसके बगल में टैंक कमांडर नायक यादव ने धीरे से गाली दी। लानत है, वह साला इंसान भी नहीं है। क्या वह सोचता है कि हम लोहे के रोबोट हैं? उसकी आवाज में गहरी थकान और निराशा थी, लेकिन उसने संचार नेटवर्क पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन अर्जुन खन्ना टैंक के अंदर सभी संचारों की वास्तविक समय में निगरानी कर रहा था। यदि उसे मनोबल गिराने वाली टिप्पणी के लिए दंडित किया जाता तो कोई नहीं जानता था कि अभ्यास के बाद कौन सा नरक इंतजार कर रहा होगा। रोहन शर्मा ने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें टन भारी थीं। उसने अपने दादाजी के बारे में सोचा। सेना में भर्ती होने से पहले उसके दादाजी ने उसे बताया था कि सेना एक ऐसी जगह है जहां आप एक साथ ढाल उठाना सीखते हैं। लेकिन अब जो वह महसूस कर रहा था वह एक साथ ढाल उठाने की एकजुटता की भावना नहीं थी। यह एक विशाल मशीन में एक खर्च करने योग्य पुर्जा होने की लाचारी थी। उसने अपने बगल में बैठे गनर सिपाही वर्मा की हालत देखी। वर्मा के होंठ सूखे थे और वह ठंडा पसीना बहा रहा था। उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल था। वर्मा, तुम ठीक हो? रोहन के पूछने पर वर्मा ने मुश्किल से सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसकी आवाज बुरी तरह से बैठी हुई थी। नायक यादव ने चिंतित चेहरे के साथ वर्मा के माथे को छुआ। पागल हो क्या? तुम्हारा शरीर तो आग की तरह जल रहा है। मुझे तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। नायक यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कमान केंद्र को रेडियो किया। ईगल, ईगल, यह थंडर 7 है, जवाब दो। कुछ देर बाद कैप्टन अर्जुन खन्ना की ठंडी आवाज हेडसेट के माध्यम से आई। संक्षेप में बोलो। सर, गनर वर्मा को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चिकित्सा सहायता का अनुरोध है। नायक यादव की आवाज में घबराहट थी, लेकिन अर्जुन का जवाब वही था जो दूसरे अधिकारियों ने सामरिक कमान केंद्र में सुना था। क्रूर और निर्दयी, अभी भी स्वीकार्य सीमा के भीतर है। जान को कोई खतरा नहीं है। यह सुनते ही टैंक के अंदर सभी सैनिकों के चेहरे सख्त हो गए। रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वीकार्य सीमा। उसे लगा कि उसके साथी को एक जीवित इंसान के बजाय एक मशीन के हिस्से के रूप में माना जा रहा है, और इस एहसास से उसके शरीर में खून खौल उठा। नायक यादव लगभग चिल्लाया, लेकिन सर, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो यह खतरनाक हो सकता है। वर्मा की हालत सच में बहुत खराब है। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो, नायक? अर्जुन खन्ना की आवाज धीमी और खतरनाक हो गई। थंडर 7 लक्ष्य चोटी के दक्षिण पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कवर के पीछे इंतजार करेगा।
और पीछे की सुरक्षा करेगा। जब तक मुख्य बल चोटी पर कब्जा नहीं कर लेता, तब तक कोई अतिरिक्त हरकत की अनुमति नहीं है। चिकित्सा हेलीकॉप्टर को चोटी पर कब्जा पूरा होने के बाद बुलाया जाएगा। मेरी युद्ध योजना में किसी बीमार सैनिक को निकालने जैसा कोई चर नहीं है। समाप्त। संचार कट गया। टैंक के अंदर केवल भारी खामोशी थी। वर्मा की भारी सांसें ही इस लोहे के ताबूत में फंसे उनकी निराशाजनक स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखूनों ने उसकी हथेली में चुभने का दर्द दिया, लेकिन उसके दिल में उबलते गुस्से की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। यह सेना नहीं थी, यह नरक था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की पागल प्रयोगशाला, जहां मानवीय गरिमा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, और वे उस प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुमनाम, खर्च करने योग्य गियर थे। उसे अचानक अपने दादाजी का चेहरा याद आया। इस्पात जैसे मजबूत, लेकिन हमेशा गर्मजोशी भरी आंखों से उसे देखने वाले उसके दादाजी। अगर उसके दादाजी ने यह दृश्य देखा होता तो वे क्या कहते? वह अनजाने में बड़बड़ाया, दादाजी। उसकी बड़बड़ाहट इस विशाल लोहे के शोर में किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन यह इस नारकीय वास्तविकता के खिलाफ एक युवा सैनिक का सबसे हताश बचाव संकेत था। और वह संकेत हालांकि कमजोर था, लद्दाख की बर्फीली हवाओं को चीरता हुआ, दशकों के समय को पार करता हुआ हिमालय के बूढ़े शेर के दिल तक पहुंच रहा था। अभी नहीं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से पहाड़ के हिलने का समय करीब आ रहा था। दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT। सुबह की भीड़ में एक पुराना बैकपैक पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति लेह जाने वाली बस में चढ़ा। विक्रम सिंह राठौर। एक समय था जब उनके नाम के आगे भारतीय सेना का प्रतीक 4 सितारे और हिमालय का शेर जैसा श्रद्धापूर्ण उपनाम लगता था, लेकिन वर्दी उतारने के बाद अब वह समय की मार से घिसे हुए ग्रेनाइट की तरह बस एक चुपचाप और साधारण व्यक्ति लग रहे थे। बस ने दिल्ली के धूसर इमारतों के जंगल को छोड़ा और उत्तर की ओर दौड़ने लगी। खिड़की के बाहर से गुजरते दृश्य धीरे धीरे हरे और फिर भूरे, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में बदल गए। लद्दाख। यह नाम विक्रम सिंह राठौर के लिए सिर्फ एक जगह नहीं था। यह उनकी जवानी थी, उनका युद्ध क्षेत्र था, और वह जगह थी जहां से उनकी किंवदंती शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बस का नीरस कंपन उनकी यादों को दशकों पहले के अतीत में ले गया। 1971 के युद्ध के खंडहरों पर, जब उन्होंने एक युवा लेफ्टिनेंट के रूप में पहली बार एक T-55 टैंक का नियंत्रण संभाला था। जिस क्षण टैंक का इस्पाती हृदय उनके हृदय की तरह धड़का था, वह उसे कभी नहीं भूल सकते थे। वह एक जन्मजात टैंकर थे। जिस संकीर्ण बंद जगह से दूसरे डरते थे, उसमें उन्हें मां के गर्भ जैसी सहजता महसूस होती थी। वह मशीन के साथ एक होना जानते थे। वह टैंक के सूक्ष्म कंपन से ही इंजन की स्थिति का पता लगा सकते थे, और तोप की थरथराहट से अगले गोले के गिरने की जगह का अनुमान लगा सकते थे। उनके लिए टैंक सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था, यह खून का भाई और एक साथी था जिसके साथ उन्होंने जीवन और मृत्यु साझा की थी। उनका नाम हिमालय का शेर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बना था। एक बख्तरबंद रेजिमेंट के कमांडर के रूप में उन्होंने लोंगेवाला की पौराणिक लड़ाई का नेतृत्व किया था। संख्यात्मक रूप से बेहतर दुश्मन सेना द्वारा घात लगाकर फौंसाई गई और विनाश के कगार पर खड़ी एक पैदल सेना इकाई को बचाने के लिए उन्होंने केवल 20 टैंकों के साथ दुश्मन के दिल में धावा बोल दिया था। उनकी रणनीति पाठ्य पुस्तकों में पाई जाने वाली परिष्कृत युद्धाभ्यास नहीं थी। यह एक गुस्सैल शेर की तरह थी जो अपने शिकार को फाड़ देता है, सबसे तेज, सबसे क्रूर और सबसे कुशलता से दुश्मन की सांसें रोक देता है। उस दिन उनके टैंक पर दर्जनों RPG हमले हुए, लेकिन वह कभी नहीं रुका। उन्होंने गोलियों की बौछार के बीच हैच खोला और व्यक्तिगत रूप से मशीन गन से दुश्मन पर आग बरसाई। उनकी उस पागलपन भरी बहादुरी के सामने दुश्मन सेना घबराकर पीछे हट गई और फौंसी हुई भारतीय इकाई को चमत्कारिक रूप से बचा लिया गया। लड़ाई के बाद उनका टैंक एक घायल शेर की तरह खरोंचों से भरा था, लेकिन उनकी आंखें ठंडी और जीवित थीं। तब से उन्हें हिमालय का शेर कहा जाने लगा। उसके बाद भी उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों और संकटों में देश की रक्षा की। एक कोर कमांडर के रूप में उन्होंने सीमा पर उकसावों के खिलाफ एक तनावपूर्ण स्थिति को बुद्धिमानी से संभाला
और थल सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया और एक अजेय रक्षा बल का निर्माण किया। उन्होंने एक सैनिक द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सभी सम्मान और गौरव का आनंद लिया। लेकिन अब जब वह वर्दी उतारकर एक साधारण बुजुर्ग के रूप में लौट आए थे, तो उनका दिल शानदार अतीत के गर्व से नहीं भरा था। यह इस दुनिया में उनके एकमात्र बचे हुए खून के रिश्ते, उनके इकलौते पोते रोहन शर्मा के लिए गहरी चिंता से भरा था। उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था और फिर उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी दफनाया था, जो एक सैनिक के रूप में अपना जीवन पूरा नहीं कर सका। उनके पास केवल उनके बेटे द्वारा छोड़ा गया छोटा पोता था। उन्होंने अपना सारा प्यार और उम्मीदें अपने पोते पर लगा दी, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका पोता उनके जैसे सैनिक के रास्ते पर चले। वह जपलाते सैनिक के रास्ते पर चले। किसी और से बेहतर जानते थे कि उनका रास्ता कितना कठिन और अकेला था, लेकिन भाग्य ने उनका मजाक उड़ाया और उनके पोते को भारत की सबसे कठिन जगहों में से एक, लद्दाख की एक बख्तरबंद इकाई में ले गया, ठीक उसी जगह जहां उन्होंने अपनी किंवदंती शुरू की थी। उन्हें वह रात याद आई जब उनका पोता अकादमी जा रहा था। एक चिंतित चेहरे के साथ उनके पोते ने पूछा था, दादाजी, सेना कैसी जगह है? उन्होंने अपने पोते के कंधे पर थपथ पाया और जीवन भर के विश्वास से भरा जवाब दिया था, रोहन बेटा, सेना एक ऐसी जगह है जहां तुम एक ऐसे दुश्मन के सामने, जिसे तुम अकेले कभी नहीं हरा सकते, अपने साथी के इस बात पर भरोसा करना और अपनी पीठ उसकी रक्षा में देना सीखते हो। और साथ ही तुम यह भी सीखते हो कि तुम्हारा इस्पात तुम्हारे साथी की पीठ की रक्षा करने वाली सबसे मजबूत ढाल कैसे बने। उन्होंने आगे कहा था, टैंक लोहे का बेजान टुकड़ा नहीं है बेटा, यह एक जीवित प्राणी है जो इसके अंदर बैठे साथियों के गर्म दिलों से चलता है। एक कमांडर को उन दिलों की धड़कन सुनने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि दिल खो चुकी मशीन सिर्फ लोहे का बना ताबूत होती है। लेकिन अब वह चिंतित थे। क्या उनका पोता एक ऐसे कमांडर के अधीन पीड़ित था जिसने अपना दिल खो दिया था? कुछ दिन पहले अपने पोते के साथ एक संक्षिप्त फोन कॉल में उन्होंने उसकी आवाज में गहरी थकान और निराशा महसूस की थी। उसने कहा था कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आवाज ठीक नहीं थी। यह एक बूढ़े कमांडर की सहज प्रवृत्ति थी जिसने अनगिनत अधीनस्थों की आवाजें सुनी थीं। उन्होंने सोचा कि शायद उनका पोता एक युवा, प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी कमांडर द्वारा बनाई गई एक उत्तम मशीन के भीतर एक आत्माहीन, खर्च करने योग्य पुर्जे के रूप में कराह रहा होगा। यह युद्ध के मैदान में दुश्मन की गोली लगने से कहीं ज्यादा भयानक और दुखद था। बस अंततः लेह बस टर्मिनल पर पहुंची। विक्रम सिंह राठौर बस से उतरे और ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें अब एक साधारण बुजुर्ग की नहीं थीं। वे हिमालय के एक बूढ़े शेर की आंखें थीं जिसने अपने शावक पर मंडराते खतरे को भांप लिया था। उन्होंने एक टैक्सी ली और उस जगह की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की जहां उनकी जवानी और शायद उनके पोते का दर्द छिपा था। वज्र ब्रिगेड का मुख्यालय। उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह युवा कमांडर दिल की धड़कन सुनना जानता है? उस सवाल का जवाब पाने के लिए पहाड़ ने आखिरकार चलना शुरू कर दिया था। टैक्सी घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर काफी देर तक दौड़ने के बाद अंततः एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। वज्र प्रहार, अजय वीर, पत्थर पर खुदे हुए इकाई के नारे उसके नाम की तरह ही ठोस और डरावने थे। विक्रम सिंह राठौर टैक्सी से उतरे और चुपचाप उस इस्पाती किले को देखा जो कभी उनके अधीन था। समय बीत चुका था, लेकिन अग्रिम पंक्ति की हवा अपरिवर्तित रूप से ठंडी और तीखी थी। जब वह धीरे धीरे संतरी चौकी की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक युवा अधिकारी संतरियों को कुछ निर्देश दे रहा है। लंबा कद, मजबूत शरीर और चाकू की धार जैसी तेज आंखें। उसकी नेमप्लेट पर अर्जुन खन्ना नाम खुदा हुआ था। वह अपने हाथ में टैबलेट से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटा रहा था। लगातार डेटा की जांच कर रहा था और आदेश दे रहा था। उसके आसपास की हवा एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह, बिना किसी भावनात्मक हलचल के ठंडी और कुशलता से चल रही थी। विक्रम सिंह राठौर ने तुरंत पहचान लिया। यह युवा अधिकारी उनके पोते की इकाई का कमांडर था और वही व्यक्ति था जिससे उन्हें मिलना था। वह चुपचाप पास गए और युवा अधिकारी के निर्देश समाप्त होने का इंतजार करने लगे। कैप्टन अर्जुन खन्ना ने अपनी पीठ के पीछे खड़े बुजुर्ग की उपस्थिति को महसूस किया
लेकिन एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद उसने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। उसकी आंखों में विक्रम सिंह राठौर बस एक और सामान्य आगंतुक थे। उसका दिमाग पूरी तरह से हाल ही में समाप्त हुए अभ्यास के डेटा और उसमें पाई गई कुछ प्रतिशत त्रुटियों को कैसे ठीक किया जाए इस पर केंद्रित था। अंत में अपने आदमियों को सभी निर्देश देने के बाद अर्जुन मुड़ा और विक्रम सिंह राठौर का सामना किया। उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, केवल उसकी उत्तम दुनिया में घुसपैठ करने वाले एक अप्रत्याशित चर के प्रति ठंडी सतर्कता थी। आप किस काम से आए हैं दादाजी? उसकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक मजबूत आत्मविश्वास था जो सामने वाले पर हावी हो जाता था, जैसे कि वह कह रहा हो, मैं तुम जैसे आम नागरिक से अलग एक उत्तम प्रणाली का हिस्सा हूं। विक्रम सिंह राठौर ने यथासंभव विनम्रता से बात शुरू की। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं इस इकाई की 3री स्क्वाड्रन में सिपाही रोहन शर्मा का दादा हूं। बस अपने पोते का चेहरा एक बार देखने के लिए इतनी दूर में हिलादा पथ से आया हूं। उसने जानबूझकर खुद को नीचा दिखाने के लिए दादा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन कैप्टन अर्जुन खन्ना की भौहें तक नहीं चढ़ीं। उसने अपनी कलाई पर बंधी मिलिट्री घड़ी को देखा और फिर, जैसे कि पहले से प्रोग्राम किए गए उत्तर को पढ़ रहा हो, कहा, अभी मिलने का समय नहीं है। इसके अलावा आज से ब्रिगेड स्तरीय संयुक्त अभ्यास के लिए अंतिम तैयारी की स्थिति शुरू हो गई है और अभ्यास समाप्त होने तक सभी कर्मियों के लिए मुलाकात, बाहर जाना और छुट्टी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसका जवाब चाकू की तरह तेज और दृढ़ था। उसमें किसी भी अपवाद या भावना के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देने का एक इस्पाती संकल्प था। विक्रम सिंह राठौर ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे कि उन्हें इस जवाब की उम्मीद थी। ओ, एक बड़ा अभ्यास है। हमारे सैनिक बहुत मेहनत कर रहे होंगे, तो क्या मैं बस एक पल के लिए उसका चेहरा देख सकता हूं, या कम से कम यह भोजन उस तक पहुंचा सकता हूं? इस बूढ़े ने सुबह से उठकर अपने पोते के लिए यह टिफिन बनाया है। उसने अपने कंधे पर लटका पुराना बैकपैक आगे किया और उसमें रखे टिफिन बॉक्स को प्यार से सहलाया। उसके अंदर उसके पोते के पसंदीदा मसालेदार आलू पराठे और अचार थे। एक दादा के प्यार की हल्की गर्मजोशी अभी भी बाकी थी, लेकिन अर्जुन खन्ना के लिए वह टिफिन बॉक्स सिर्फ एक अनधिकृत वस्तु थी। असंभव है। उसका जवाब पहले से भी ज्यादा ठंडा और दृढ़ था। उसने अपनी उंगलियों से टैबलेट की स्क्रीन को स्वाइप करते हुए, अपनी नजरें अभी भी डेटा पर टिकाए हुए कहा, सिपाही रोहन शर्मा वर्तमान में स्क्वाड्रन के सामरिक अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक को अंजाम दे रहा है। मैं एक सिपाही के लिए पूरे स्क्वाड्रन के अभ्यास कार्यक्रम को नहीं बदल सकता। उसने एक सिपाही के लिए द्रोहन शर्मा एक पल के लिए रुककर फिर सिर उठाकर विक्रम सिंह राठौर को देखा। उसकी आंखों में अब एक स्पष्ट रूप से सिखाने का इरादा था। दादाजी, सेना व्यक्तिगत भावनाओं से चलने वाला संगठन नहीं है। यह प्रणाली और अनुशासन से चलती है। मैं आपकी चिंता को पूरी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं उस भावना को पूरी प्रणाली को बाधित करने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया वापस चले जाइए। उसका लहजा केवल नियमों की व्याख्या करने वाला नहीं था। यह व्यक्तिगत भावनाओं और प्रणाली को स्पष्ट रूप से अलग कर रहा था। विक्रम सिंह राठौर की यात्रा को एक अतार्किक, अकुशल और यहां तक कि इकाई के अनुशासन को कमजोर करने वाले एक स्वार्थी कृत्य के रूप में चित्रित कर रहा था। विक्रम सिंह राठौर ने एक पल के लिए अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। वह युवा कमांडर सैनिकों को इंसानों के रूप में नहीं, बल्कि अपनी रणनीति को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य नामक पुर्जों के रूप में देख रहा था। दादा के प्यार से भरा टिफिन बॉक्स प्रणाली की दक्षता को कम करने वाली एक अनावश्यक भावना मात्र थी। उसने आखिरी, बहुत छोटी सी उम्मीद के साथ पूछा, मैं आपकी बात समझ गया कैप्टन साहब। तो क्या आप मुझे बटालियन कमांडर या ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से एक पल के लिए बात करने का मौका दे सकते हैं? यह इस बूढ़े आदमी का आखिरी अनुरोध है। उस पल कैप्टन अर्जुन खन्ना के पूरी तरह से नियंत्रित चेहरे पर पहली बार स्पष्ट झुंझलाहट और तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। उसने एक प्रोग्रामर की तरह भौहें सिकोड़ी जिसने एक बग खोज लिया हो। दादाजी, क्या आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं? उसकी आवाज का लहजा सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट रूप से गहरा हो गया। इस स्क्वाड्रन के सभी ऑपरेशन और अभ्यास मेरे स्क्वाड्रन कमांडर के जिम्मेदारी और अधिकार के तहत हैं। भले ही आप बटालियन कमांडर को रिपोर्ट करें, मेरे फैसले में कुछ भी नहीं बदलेगा।
इसके विपरीत यह केवल अनावश्यक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के कारण पूरी प्रणाली की दक्षता को कम करेगा। वह विक्रम सिंह राठौर के एक कदम और करीब आया। फिर एक प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर बितर करने वाले पुलिसकर्मी की तरह उसने ठंडे शब्दों का उच्चारण किया, इकाई के काम में और बाधा न डालें और कृपया तुरंत यहां से चले जाएं। काम में बाधा, तुरंत चले जाएं। एक युवा अधिकारी जो अभी 30 का हुआ होगा ने एक अनुभवी सैनिक के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसने अपना पूरा जीवन देश और सेना के लिए समर्पित कर दिया था। यह विश्वास करना मुश्किल था। विक्रम सिंह राठौर ने और कुछ नहीं कहा। वह बस उस युवा अधिकारी की आंखों में गहराई से और चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा या चोट नहीं थी, इसके बजाय एक गहरी और भारी उदासी थी, जैसे कि वह एक खोए हुए बच्चे को देख रहा हो। यह इतना प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी युवा, उसने एक कमांडर के सबसे महत्वपूर्ण गुण, लोगों का दिल जीतना, क्यों नहीं सीखा था? उस ठंडे इस्पाती हृदय से वह कभी भी अपने सैनिकों के गर्म दिलों को नहीं जीत पाएगा। वह चुपचाप मुड़ा। अर्जुन खन्ना ने सोचा कि वह आखिरकार हार मानकर जा रहा है। उसे विश्वास था कि उसकी प्रणाली ने एक बार फिर अतार्किक भावनाओं पर जीत हासिल कर ली है। उसने फिर से अपने टैबलेट की ओर देखा और अपनी उत्तम दुनिया में लौट गया। उसने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि उसकी पीठ के पीछे एक विशाल पहाड़ चुपचाप लेकिन भयावह रूप से जाग रहा था। विक्रम सिंह राठौर ने अपने कदम तो मोड़ लिए, लेकिन वह इकाई को पूरी तरह से छोड़कर नहीं गए। उन्होंने कैप्टन अर्जुन खन्ना की ठंडी आंखों में केवल सिद्धांतवादिता से परे एक खतरनाक स्तर का हठ और अहंकार देखा था। यह अब सिर्फ अपने पोते को देखने या न देखने का मामला नहीं था। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे एक युवा अधिकारी को ऐसे ही न छोड़ दें। उन्होंने मुख्य द्वार के ठीक सामने सड़क के पार एक पहाड़ी पर एक बड़ी चट्टान पर जगह बना ली। उनके सामने सफेद लहरें लगातार तट पर लोहे की बाड़ से टकराकर टूट रही थीं। उनके पीछे प्रशिक्षण क्षेत्र से इस्पात की दहाड़ें गूंज रही थीं। उन्होंने अपने बैकपैक से ठंडा हो चुका टिफिन निकाला और ढक्कन खोला। अपने पोते के लिए बनाए गए आलू पराठे। उन्होंने चम्मच नहीं उठाया, बस चुपचाप प्रशिक्षण क्षेत्र को देखते रहे। उनकी नजरें अब एक साधारण दादा की नहीं थीं, बल्कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह चुपचाप युद्ध के मैदान को देखने वाले एक बूढ़े शेर की थीं। उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने उस युवा अहंकारी शेर को अपनी मूर्खता का एहसास करने का एक और आखिरी मौका देने का फैसला किया था। इस बीच मुख्य द्वार पर हुई छोटी सी हलचल को एक अकुशल चर का उत्तम निष्कासन मानकर कैप्टन अर्जुन खन्ना अपनी दुनिया सामरिक कमान केंद्र में लौट आया था। उसकी आंखों के सामने केवल विशाल स्क्रीन पर तैरते अनगिनत डेटा और ग्राफ थे। वह उस बुजुर्ग के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। उसकी दुनिया में मैनुअल में न होने वाले चरों को याद रखने लायक डेटा के टुकड़े भी नहीं माना जाता था। उसने अभ्यास के अंतिम चरण के लिए अपनी पूरी एकाग्रता केंद्रित की। काल्पनिक दुश्मन मुख्यालय वाले कोबरा पीक की ओर अंतिम हमला। उसकी युद्ध योजना के अनुसार ठीक 10 मिनट में 3 प्लाटूनों को 3 दिशाओं से एक साथ चोटी को घेरना था और 5 मिनट की भारी गोलाबारी के साथ दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना था। सब कुछ एक गणितीय सूत्र की तरह पूरी तरह से गणना किया गया था। लेकिन तभी एक और अतार्किक चर उत्पन्न हुआ। स्क्वाड्रन कमांडर 2 प्लाटून के टैंक नंबर 5 से रिपोर्ट है। गनर सिपाही पांडे। सिपाही पांडे अचानक घबराहट के दौरे में है और टैंक से बाहर निकलने की जिद कर रहा है। प्लाटून कमांडर की घबराई हुई आवाज पूरे कमान केंद्र में गूंज उठी। सिपाही पांडे बमुश्किल 20 साल का एक असाधारण रूप से अंतर्मुखी और डरपोक सैनिक था। लगातार उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण, नींद की कमी और बंद टैंक के अंदर के अत्यधिक तनाव ने अंततः उसके विवेक को पंगु बना दिया था। अर्जुन खन्ना की भौहें गहरी हो गईं। फिर से मानव की कमजोरी। उसने अपनी जीभ से एक टीसकी की आवाज निकाली और जैसे कि एक टूटी हुई मशीन से निपट रहा हो, ठंडक से निर्देश दिया। टैंक कमांडर और ड्राइवर उसे तुरंत काबू में करें। भले ही बल का प्रयोग करना पड़े। उसे एक शामक दवा दें और उसे तुरंत पीछे चिकित्सा इकाई में भेज दें।
टैंक नंबर 5 को ऑपरेशन से हटा दिया गया है। 2 प्लेटून टैंक नंबर 5 के बिना योजना के अनुसार अपना मिशन जारी रखेगा। समाप्त। उसके निर्देशों में कोई सहानुभूति या करुणा नहीं थी। उसने बस एक खराब पुर्जे को सिस्टम से हटा दिया था, लेकिन उसके उस निर्णय ने उसकी बनाई हुई उत्तम योजना में एक घातक दरार पैदा कर दी। एक टैंक के हटने से 2 प्लेटून की मारक क्षमता 25% कम हो गई और उनकी रक्षा पंक्ति में एक मुट्ठी के आकार का छेद बन गया। इसे सबसे पहले समझने वाला व्यक्ति पहाड़ी पर बैठा विक्रम सिंह राठौर था, जो एक रेडियो के माध्यम से सभी संचारों को सुन रहा था। वह धीरे से बड़बड़ाया, मूर्ख लड़का, वह अभी तक नहीं जानता कि युद्ध में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन की मारक क्षमता नहीं, बल्कि अपनी रक्षा पंक्ति में एक छोटा सा छेद है। उसकी भविष्यवाणी ठीक 10 मिनट बाद सच हुई। काल्पनिक दुश्मन की भूमिका निभाने वाली इकाई का नेतृत्व एक अन्य स्क्वाड्रन कमांडर कर रहा था, जो अर्जुन खन्ना का प्रतिस्पर्धी था और अपनी लचीली और अपरंपरागत रणनीति के लिए जाना जाता था। उसने 2 प्लाटून के गठन में बनी उस सूक्ष्म दरार को नहीं छोड़ा। उसने अपनी सारी ताकत उस छोटे से छेद में झोंक दी। परिणाम विनाशकारी था। 2 प्लाटून का किनारा पूरी तरह से उजागर हो गया और वे कुछ ही समय में लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। अर्जुन खन्ना की उत्तम घेराबंदी टूट गई और अभ्यास उसकी पूरी हार के साथ समाप्त हो गया। कमान केंद्र में हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। अर्जुन खन्ना अपनी आंखों के सामने सिपाहठन सिमुलेशन परिणामों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह खाली आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। उसका उत्तम समीकरण सिपाही पांडे के घबराहट के दौरे एक अमापनीय चर के कारण पूरी तरह से बिखर गया था। रिपोर्ट तैयार करो। काफी देर बाद उसने कहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। इस हार का कारण 2 प्लाटून के सिपाही पांडे का युद्ध के लिए अयोग्य होना और आदेशों की अवज्ञा करना है। साथ ही प्लाटून कमांडर की मौके पर निर्णय लेने की अक्षमता। जिम्मेदार व्यक्तियों पर अभ्यास के बाद सैन्य कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसकी उत्तम प्रणाली गलत थी। उसने सारी जिम्मेदारी उन दोषपूर्ण पुर्जों यानी इंसानों पर डाल दी जिन्होंने सिस्टम में त्रुटि पैदा की थी। पहाड़ी पर से यह सब देख रहे विक्रम सिंह राठौर आखिरकार अपनी जगह से उठे। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। इससे पहले कि वह युवा कमांडर और बड़े अपराध करे, इससे पहले कि वह और अधिक सैनिकों को चोट पहुंचाए, पहाड़ को खुद चलना पड़ा। वह फिर से संतरी चौकी की ओर चल दिए। अभ्यास के बाद संतरी चौकी के आसपास का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक अस्त व्यस्त था। तभी वही युवा अधिकारी फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। कैप्टन अर्जुन खन्ना। वह अभ्यास में मिली हार के लिए बलि का बकरा ढूंढ रहा था और तभी उसकी नजर इस परेशान करने वाले बुजुर्ग पर फिर से पड़ी। दादाजी, मैंने आपसे स्पष्ट रूप से जाने के लिए कहा था। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक तीखी और शत्रुतापूर्ण थी। वह अपनी विफलता के लिए इस बुजुर्ग जैसे अतार्किक प्राणियों को दोष देना चाहता था। विक्रम सिंह राठौर ने सीधे उसकी आंखों में देखा और शांति से कहा, मैं तुम्हारी हार को अपनी आंखों से देखने के लिए इंतजार कर रहा था। क्या कहा आपने? अर्जुन खन्ना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह बुजुर्ग उस सैन्य अभ्यास के परिणाम को जानता था जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। विक्रम सिंह राठौर ने उसके हैरान चेहरे को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम आज लड़ाई में नहीं हारे हो। तुम अपने ही सैनिक की उस मानवीय कमजोरी से हारे हो जिससे तुम सबसे ज्यादा घृणा करते हो। जिस छोटे से आंसू को तुमने नजरअंदाज किया, उसी ने तुम्हारी उस विशाल इस्पाती सेना को ध्वस्त कर दिया। यह सिर्फ एक बुजुर्ग की सलाह नहीं थी, यह एक जीवित किंवदंती की अंतर्दृष्टि थी जिसने युद्ध के मैदान के सार को समझ लिया था। लेकिन अहंकार से भरे अर्जुन खन्ना के कानों में यह एक हारे हुए व्यक्ति का उपहास लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप सेना के बारे में क्या जानते हैं जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? वह अपना आपा खोकर चिल्लाया। क्या आप जानते हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से जो अपने बेटों और पोतों के लिए चिंता करते हैं, उस पुरानी खून ने खे फेरा खारे प्रणा फा भावुकता के कारण हमारी सेना की प्रणाली कितनी अकुशल हो जाती है। युद्ध भावनाओं से नहीं लड़ा जाता, यह डेटा और सिस्टम से लड़ा जाता है। उसने अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए चीखा। तभी डेटा
अर्जुन खन्ना ने आखिरकार वह रेखा पार कर दी थी जिसे उसे पार नहीं करना चाहिए था। उसने विक्रम सिंह राठौर के जीवन भर के विश्वास और दर्शन को सीधे तौर पर नकार दिया और अपमानित किया। वह विक्रम सिंह राठौर के एक कदम और करीब आया और तिरस्कारपूर्ण स्वर दर्शन को में अपने अंतिम शब्द कहे। आपकी यह पारिवारिक भावना हमारी सेना के लिए एक मापने योग्य जोखिम चर के अलावा और कुछ नहीं है। यह एक वायरस की तरह है जो सिस्टम की दक्षता को बाधित करता है और एक सैनिक के निर्णय को धुंधला करता है। तो कृपया अपनी इन अतार्किक भावनाओं को घर पर रखें और इस तार्किक सैन्य प्रणाली से तुरंत चले जाइए। उसके शब्द विक्रम सिंह राठौर के दिल में चुभे आखिरी खंजर थे। उसने अभी एक इंसान की सबसे पवित्र भावना को मशीन की दक्षता में बाधा डालने वाले एक बग के रूप में खारिज कर दिया था। विक्रम सिंह राठौर के चेहरे से सारी भावनाएं गायब हो गईं। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, इसके बजाय एक गहरी ठंडी शांति थी, जैसे सर्दियों में हिमालय की कोई गहरी झील। उन्होंने अब उस युवक को एक ऐसे जूनियर के रूप में नहीं देखा जिसे सिखाया और नेतृत्व किया जाना चाहिए। उन्होंने उसे अब सेना के सबसे खतरनाक कैंसर के रूप में देखा जिसे हर हाल में हटाया जाना था। पहाड़ का क्रोध चुपचाप शुरू हो रहा था। तो कृपया अपनी इन अतार्किक भावनाओं को घर पर रखें और इस तार्किक सैन्य प्रणाली से तुरंत चले जाइए। कैप्टन अर्जुन खन्ना के अंतिम शब्द लद्दाख की बर्फीली हवा में ठंडेपन से बिखर गए। यह केवल एक इनकार नहीं था, यह एक अहंकारी और क्रूर घोषणा थी जो एक इंसान के सबसे पवित्र मूल्य को दक्षता में बाधा डालने वाली एक त्रुटि के रूप में परिभाषित कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसके उत्तम तर्क के सामने वह साधारण बुजुर्ग अंततः निराश होकर पीछे हट जाएगा, लेकिन विक्रम सिंह राठौर पीछे नहीं हटे। वह वहीं खड़े रहे, एक सदियों पुरानी चट्टान की तरह अटल, और वह चुप रहे। वह चुप्पी अजीब और भारी थी। यह गुस्सा, दुहक या अन्याय की भावना नहीं थी। यह एक खाली और ठंडी चुप्पी थी, जैसे कि सभी भावनाएं जलकर राख हो गई हों। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, इसके बजाय एक अथाह शांति थी, जैसे कि सर्दियों में हिमालय की कोई गहरी झील। अर्जुन खन्ना को उस नजर का सामना करते हुए अनजाने में अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। उसके दिमाग में, जो दुनिया को तर्क और डेटा से समझता था, पहली बार एक अवर्णनीय आदिम भय पैदा हुआ। सामने खड़ा बुजुर्ग निश्चित रूप से कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी प्रशिक्षण क्षेत्र को हिला देने वाले T-90 टैंक की दहाड़ से भी अधिक भयावह थी। यह उस तरह की चुप्पी थी जैसे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बैठा एक शिकारी, हिमालय का एक बूढ़ा शेर, अपने शिकार को सामने देखकर चुपचाप अपनी सांसें रोक रहा हो। आप क्या देख रहे हैं? अर्जुन खन्ना ने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज आत्मविश्वास के बिना कांप रही थी। विक्रम सिंह राठौर ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वह बस अर्जुन खन्ना की आंखों में ऐसे घूर रहे थे जैसे वह उसके अस्तित्व को अपनी दृष्टि में अंकित कर रहे हों। फिर बहुत धीरे धीरे, जैसे कि समय रुक गया हो, उन्होंने अपने फटे पुराने जैकेट की भीतरी जेब में हाथ डाला। उनके उस छोटे से मूवमेंट पर संतरी चौकी के आसपास सभी की निगाहें केंद्रित हो गईं। अर्जुन खन्ना ने सूखी थूक निगली। वह बुजुर्ग क्या करने वाला था? उसका दिमाग सभी प्रकार की अशुभ कल्पनाओं से भर गया था। जब विक्रम सिंह राठौर का हाथ भीतरी जेब से बाहर आया तो उसमें एक पुराना घिसा पिटा फोल्डर फोन था। नवीनतम स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस अर्जुन खन्ना की आंखों में यह एक संग्रहालय की कलाकृति जैसा लग रहा था। वह हौसना चाहता था, लेकिन किसी कारण से वह हौस नहीं सका। विक्रम सिंह राठौर ने उस पुराने फोन को ऐसे खोला जैसे वह कोई पवित्र वस्तु हो। उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट भी नहीं खोजी। उन्होंने बस अपनी स्थिर उंगलियों से स्पीड डायल बटन 1 को लंबे समय तक दबाया। फिर उन्होंने फोन को स्पीकर मोड पर कर दिया ताकि सभी सुन सकें। ट्रिंग ट्रिंग, एक नीरस और मशीनी कॉलिंग टोन जमी हुई संतरी चौकी की हवा में ठंडक से गूंज उठी। वह आवाज एक बड़े फैसले की शुरुआत की घोषणा करने वाले ढोल की तरह लग रही थी, जो वहां मौजूद सभी के दिलों पर धक धक कर रही थी। कुछ और रिंगों के बाद आखिरकार फोन कनेक्ट हो गया। रिसीवर के दूसरी तरफ से एक शांत और अधिकारपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की आवाज आई। कौन? उस आवाज को सुनते ही अर्जुन खन्ना का दिल बैठ गया।
यह एक अपरिचित आवाज नहीं थी। यह 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा की आवाज थी, जिसे उसने कुछ समय पहले एक कोर मीटिंग में वीडियो पर सुना था। लेकिन उसने अपनी घबराहट को दबाने की कोशिश की, खुद को यह विश्वास दिलाते हुए कि यह बुजुर्ग किसी तरह कोर कमांडर का सीधा नंबर जान गया होगा और बस दिखावा कर रहा होगा। विक्रम सिंह राठौर ने एक पल के लिए सांस ली, फिर एक अत्यंत शांत और भावनाहीन स्वर में उन्होंने कहा, मैं हूं समीर। उनके पहले शब्द पर रिसीवर के दूसरी तरफ एक पल की चुप्पी छा गई और अगले ही पल फोन से जो आवाज आई वह पहले वाले प्रतिष्ठित कोर कमांडर की आवाज नहीं थी। यह एक ऐसे इंसान की हताश चीख थी जिसने मानो स्वर्ग के किसी देवता का सामना कर लिया हो, जिसमें आश्चर्य, अविश्वास और अत्यधिक भय का मिश्रण था। सर, जनरल साहब, आप। वह एक शब्द स्पीकर के माध्यम से पूरी संतरी चौकी में गूंज उठा। जवाब देने के बजाय विक्रम सिंह राठौर ने सिर उठाकर सीधे अर्जुन खन्ना की आंखों में देखा। फिर जैसे कि वह किसी और की कहानी सुना रहा हो, उसने एक अत्यंत शांत स्वर में अपनी बात जारी रखी। मैं इस समय तुम्हारी कोर के अधीन एक बहुत ही सक्षम और प्रतिभाशाली युवा कैप्टन की इकाई के मुख्य द्वार पर हूं। उस दोस्त का कहना है कि पारिवारिक स्नेह जैसी व्यक्तिगत भावनाएं युद्ध दक्षता में बाधा डालने वाले अतार्किक चर मात्र हैं। उसने अर्जुन खन्ना द्वारा कहे गए शब्दों को एक भी अक्षर बदले बिना दोहराया। उसकी बात सुनकर मुझे लगता है कि वह सही है। लगता है मैंने यहां आकर इस उत्तम सैन्य प्रणाली में एक अनावश्यक त्रुटि पैदा कर दी है। मुझे चुपचाप वापस चले जाना चाहिए। यह इस दुनिया की किसी भी फटकार से अधिक भयावह और किसी भी फैसले से अधिक क्रूर घोषणा थी। पुराने फोल्डर फोन के स्पीकर से गूंजने वाला वह शब्द जनरल साहब केवल एक उपाधि नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया को नष्ट करने और एक नई व्यवस्था बनाने वाली ईश्वरीय घोषणा की तरह था। जैसे ही वह शब्द कैप्टन अर्जुन खन्ना के कानों में पड़ा, तर्क और प्रणाली का वह इस्पाती किला जिसे उसने जीवन भर बनाया था, रेत के महल की तरह ढहने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। तार्किक सोच पूरी तरह से पंगु हो गई। उसका मस्तिष्क जनरल साहब शब्द को सामने खड़े इस साधारण बुजुर्ग की छवि से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच का अंतर उसकी समझ से परे था। उसकी उत्तम दुनिया का पतन कई चरणों के मनोवैज्ञानिक विनाश से गुजरा। पहला चरण था इनकार। नहीं, यह नहीं हो सकता। ऐसा बूढ़ा आदमी जनरल नहीं हो सकता। कोर कमांडर किसी और से भ्रमित हो रहे हैं। उसने हताशा में वास्तविकता को नकार दिया, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह बुजुर्ग अभी भी एक पहाड़ की तरह अविचल खड़ा था और फोन के दूसरी तरफ से कोर कमांडर की हैरान सांसें अभी भी सुनाई दे रही थीं। दूसरा चरण था भ्रम। उसके दिमाग में यादों के टुकड़ों के बीच से एक नाम सतह पर आया, विक्रम सिंह राठौर। एक ऐसा नाम जिसे उसने केवल एक कैडेट के रूप में पाठ्य पुस्तकों में देखा था। भारतीय बख्तरबंद युद्ध के जीवित किंवदंती, आधी सदी के सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय नायक, और उनका उपनाम हिमालय का शेर। जैसे ही वह नाम उसके दिमाग में आया, उसने सामने खड़े बुजुर्ग की गहरी और शांत आंखों को फिर से देखा। वे एक साधारण बुजुर्ग की आंखें नहीं थीं, वे एक शेर की आंखें थीं जो सब कुछ देख सकती थीं, गहरी और ठंडी, जानवरों के राजा की। अंतिम चरण था भय, पूर्ण, शुद्ध और आत्मा को खा जाने वाला भय। उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने भारतीय सेना नामक विशाल धर्म के एक जीवित संत को अतार्किक चर कहकर अपमानित किया था। वह एक मूर्ख अनुयायी था जिसने भगवान के चेहरे पर थूक दिया था। जनरल साहब, अंततः उसके मुंह से वह शब्द निकला। उसकी आवाज पानी में डूबते हुए व्यक्ति की आखिरी सांस की तरह दयनीय और कमजोर थी। उसके उस एक शब्द के साथ रुकी हुई दुनिया फिर से पागलों की तरह चलने लगी। दृश्य तुरंत 14वीं कोर मुख्यालय के कमान केंद्र में बदल जाता है। विशाल ऑपरेशनल मैप के सामने खड़े लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा फोन पकड़े हुए कांप रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उनके गुरु, उनके उस्ताद को उनके अधिकार क्षेत्र में, वह भी एक अग्रिम पंक्ति की इकाई के गेट पर एक कैप्टन द्वारा अपमानित किया गया था? यह केवल एक गलती नहीं थी, यह एक अक्षम्य पाप था जिसने उनके पूरे सैन्य करियर, नहीं, पूरी कोर के सम्मान को कलंकित कर दिया था। उन्होंने अपने बगल में खड़े अपने ऑप्स ऑफिसर की ओर एक पागल शेर की तरह दहाड़ा।
तुरंत तुरंत 5 मिनट की तैयारी वाली क्यूआरटी का हेलीकॉप्टर तैयार करो और डिवीजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर को अभी मेरे सामने बुलाओ। नहीं, इतना समय नहीं है, सब मेरे साथ चलो। अभी मंजिल 3 स्क्वाड्रन का मुख्य द्वार है। उनके गरजते आदेश पर कोर मुख्यालय में जैसे मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया गया हो, अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने लगे और रेडियो पर घबराई हुई चीखें गूंजने लगीं। 3 सितारों वाली कोर कमांडर की स्टाफ कार एक गर्जना के साथ मुख्यालय से बाहर निकली और उसके पीछे 2 सितारों और 1 सितारे वाली कमांडरों की गाड़ियां हताशा में उसका पीछा करने लगीं। इस्पात का एक विशाल तूफान लद्दाख की एक छोटी सी इकाई की ओर बढ़ रहा था। दृश्य वापस संतरी चौकी पर आता है। कैप्टन अर्जुन खन्ना वहीं झड़वत खड़ा था। उसकी उत्तम दुनिया ढह चुकी थी और जो बचा था वह केवल एक समझ से बाहर की वास्तविकता और उस वास्तविकता से आने वाले भयानक भविष्य का डर था। दूर से जमीन को कंपाने वाली एक हल्की सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज लगातार करीब आती गई और अंत में, दृष्टि के अंत में, एक बिंदु की तरह दिखने वाला गाड़ियों का काफिला दिखाई देने लगा। सबसे आगे की कमांड कार के फ्लैग पोस्ट पर 3 चमकते सितारे थे। कोर कमांडर का झंडा। अर्जुन खन्ना के पैर कमजोर हो गए। वह अब अपने शरीर को सहारा नहीं दे सकता था। उसका अहंकारी अहंकार, उसकी महत्वाकांक्षा का किला, उसकी उत्तम योजनाएं, सब कुछ धूल में मिल गया। स्कीक! एक तीखी ब्रेक की आवाज के साथ कोर कमांडर की स्टाफ कार संतरी चौकी के सामने रुक गई। पीछे की स्टाफ कारें भी एक साथ रुक गईं। कार का दरवाजा खुला और लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा, शर्म और अपने गुरु के प्रति चिंता का मिश्रण था। उन्होंने घुटनों के बल बैठे अर्जुन खन्ना की ओर एक नजर भी नहीं डाली। उन्होंने न तो डिवीजन कमांडर को देखा, न ब्रिगेड कमांडर को, और न ही किसी और को। उनकी आंखों में केवल एक ही व्यक्ति था, सड़क के पार चट्टान के बगल में खड़े, इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रहे उनके गुरु जनरल विक्रम सिंह राठौर। वह बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम सिंह राठौर की ओर चल दिए। उनके कदम भारी थे लेकिन दृढ़ थे। अंत में वह विक्रम सिंह राठौर के सामने खड़े हो गए। वहां मौजूद सभी लोग अपनी सांसें रोके हुए थे। अगले ही पल 14वीं कोर के सर्वोच्च कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा ने एक टक की आवाज के साथ अपने जूते एक साथ लाए और फिर अपने पूरे सैन्य करियर के सम्मान और निष्ठा के साथ उन्होंने सबसे शिष्ट और उत्तम सलामी दी। यह एक वरिष्ठ के प्रति सम्मान से कहीं बढ़कर था। यह एक गुरु और पिता को समर्पित एक इंसान की श्रद्धा थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कमर को गहराई से, बहुत गहराई से झुकाया, जैसे कोई विशाल ढाल अपने निर्माता के सामने सिर झुका रही हो। चुप्पी को उनकी आवाज ने तोड़ा। पूरी कोर पर हुक्म चलाने वाला दबदबा गायब हो गया था। केवल एक शिष्य की आवाज गूंज रही थी जो अपने गुरु के प्रति खेद से कांप रही थी। जनरल साहब के सम्मान में सैल्यूट। 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा, आपको लेने आया हूं सर। उन्होंने सिर झुकाए हुए अपनी बात जारी रखी। यह अधीनस्थ इतना नालायक है कि उसने आप जैसे महान व्यक्ति को इस ठंडी सड़क पर खड़ा रखा। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है, कृपया इस शिष्य को दंडित करें। उनकी चीख खत्म होते ही कैप्टन अर्जुन खन्ना और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी अहंकारी आत्मा अंततः पूरी तरह से टूट गई। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। पहाड़ की छाया उसे और उसके सब कुछ को निगल रही थी। कैप्टन अर्जुन खन्ना ने अपनी उत्तम दुनिया के ढहने की आवाज सुनी। यह पुराने फोल्डर फोन के स्पीकर से गूंजती कोर कमांडर की हैरान चीख थी। जनरल साहब! वह शब्द एक नुकीले टुकड़े की तरह उसके दिमाग में घुस गया, जिससे उसके सभी विचार सर्किट पंगु हो गए। वह अभ्यास में मिली हार के कारणों का विश्लेषण करने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामरिक कमान केंद्र में लौट आया था। वह अभी भी मानता था कि उसकी प्रणाली गलत नहीं थी। समस्या उन दोषपूर्ण मानव पुर्जों में थी जो प्रणाली का पालन नहीं कर सके। वह अपने तर्क में विश्वास के माध्यम से अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके ऑपरेशनल रेडियो पर एक तत्काल कॉल आया। यह बटालियन कमांडर की सीधी लाइन थी। ईगल, ये लायन किंग है, तुरंत जवाब दो। बटालियन कमांडर की आवाज ने अपना सामान्य बिंग तिरंग खो दिया था और लगभग एक चीख जैसी थी। अर्जुन एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर शांति से जवाब दिया। जय हिंद सर। ईगल जवाब दे रहा है। क्या बात है सर? खन्ना,
तुमने अभी अभी मुख्य द्वार पर क्या किया है? ठीक से रिपोर्ट करो। बटालियन कमांडर की दहाड़ पर अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एक नागरिक आगंतुक मुख्य द्वार पर आया था। अभ्यास अवधि के दौरान मिलने की अनुमति नहीं होने की नीति के अनुसार उसे नियमों के अनुसार वापस भेज दिया गया। रिपोर्ट समाप्त। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुसार थी, लेकिन रिसीवर के दूसरी तरफ से एक और भी जोरदार दहाड़ आई। नियम? तुम नियमों की बात करते रहोगे और हमारी पूरी बटालियन हवा में उड़ जाएगी। बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि वह कौन थे? बटालियन कमांडर के शब्द खत्म होने से पहले ही उसका निजी मोबाइल फोन पागलों की तरह बजने लगा। फोन करने वाला ब्रिगेड ऑप्स ऑफिसर था। उसने बटालियन कमांडर के रेडियो को होल्ड पर रखा और जल्दी से फोन उठाया। जय हिंद, मैं कैप्टन अर्जुन खन्ना बोल रहा हूं। अरे अर्जुन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मजाक कर रहे हो? डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अजय वर्मा साहब हमारी ब्रिगेड की ओर आ रहे हैं। नहीं रुको, अभी कोर से एक संदेश आया है। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा साहब खुद आ रहे हैं। कोर कमांडर। उन दो शब्दों ने अर्जुन के दिमाग में कील की तरह चुभते ही उसका दिल रोक दिया। एक देवता जैसी हस्ती, एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक कैप्टन अपनी सेवानिवृत्ति तक शायद ही कभी देख पाए, वह उसके कारण इस छोटी सी बख्तरबंद रेजिमेंट में व्यक्तिगत रूप से आ रहे थे। उसके दिमाग में उत्तम युद्ध योजनाएं और डेटा ढहने लगे। तर्क और प्रणाली द्वारा बनाई गई उसकी दुनिया एक समझ से बाहर के चर के कारण जड़ से हिल रही थी। ब्रिगेड कमांडर का आदेश है कि सभी अधिकारी तुरंत मुख्य द्वार पर इकट्ठा हों। 1 मिनट के अंदर यहां पहुंचो। फोन कट गया। अर्जुन सुन्न होकर खड़ा रहा। वह बुजुर्ग, उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और शांत। वह कौन हो सकता है जो पूरी कोर को हिला सके? एक सांसद, एक मंत्री? नहीं, कोई भी राजनेता एक सेवारत कोर कमांडर को इस तरह व्यक्तिगत रूप से नहीं हिला सकता था। यह सैन्य कमान श्रृंखला की पूरी तरह से अवहेलना थी, लगभग एक तख्ता पलट के बराबर। उसने सहज रूप से अपनी जैकेट पहनी और टेंट से बाहर भागा। इकाई में पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। सभी अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर भाग रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, और सैनिक डरे हुए चेहरों के साथ फुसफुसा रहे थे। कोर कमांडर आ रहे हैं हमारी बटालियन में। मैंने सुना है कैप्टन अर्जुन खन्ना ने मुख्य द्वार पर कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है। हर आवाज उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। वह बिना सोचे समझे मुख्य द्वार की ओर भागा। दूर उसकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य छाक गया। न केवल बटालियन कमांडर और रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर, बल्कि वह ब्रिगेड ऑप्स ऑफिसर भी जो अभी अभी फोन पर चिल्ला रहा था, और यहां तक कि ब्रिगेड कमांडर भी अपनी कारों से उतरकर मुख्य द्वार पर सावधान की मुद्रा में खड़े थे। उन सभी के चेहरे राख की तरह सफेद थे, और कुछ ही क्षणों बाद दूर से काली कमांड कारों का एक काफिला धूल उड़ाता हुआ आया। सबसे आगे की कार के फ्लैग पोस्ट पर 2 सितारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। डिवीजन कमांडर का झंडा। स्कीक। एक तीखी ब्रेक की आवाज के साथ कार रुकी और मेजर जनरल अजय वर्मा एक सख्त चेहरे के साथ बाहर निकले। ब्रिगेड कमांडर दौड़कर उनके पास गए, सलामी दी और हड़बड़ी में कुछ रिपोर्ट किया। अर्जुन वहीं गिर जाना चाहता था। डिवीजन कमांडर उसके कारण आए थे। केवल यही उसके सैन्य करियर को समाप्त करने के लिए काफी था, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली आपदा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ठीक उसी क्षण जब डिवीजन कमांडर ब्रिगेड कमांडर से कुछ पूछ रहे थे, दूर से एक और गाड़ियों का काफिला जमीन को कंपाता हुआ दिखाई दिया। यह पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक भव्य और डरावना था। सबसे आगे की भारी कमांड कार के फ्लैग पोस्ट पर 3 चमकते सितारे थे, जो इस इकाई के सभी सैनिकों के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की घोषणा कर रहे थे। कोर कमांडर का झंडा। पहाड़ से आया तूफान। अब यह एक अहंकारी कैप्टन की महत्वाकांक्षा के किले को निगलने के लिए दहाड़ता हुआ आ रहा था। जब कोर कमांडर का काफिला मुख्य द्वार पर पहुंचा तो समय जैसे रुक गया था। डिवीजन कमांडर से लेकर ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर तक वहां मौजूद सभी कमांडरों ने अपनी सांसें रोककर कोर कमांडर की कार का दरवाजा खुलने का इंतजार किया। अर्जुन लगभग बेहोश होने की कगार पर था। उसका दिमाग अब कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, केवल सफेद शोर से भरा था। अंत में दरवाजा खुला और लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह इतने ठंडे और शांत थे
कि वह एक फटने वाले ज्वालामुखी की तरह लग रहे थे। उनकी नजरें मुख्य द्वार पर खड़े अपने अधीनस्थों को व्यक्तियों के रूप में नहीं देख इस बहली नहीं जाम रही थीं। वह बस उन्हें पारदर्शी कांच की तरह देख रहे थे। उनके कदम केवल एक ही व्यक्ति की ओर थे, सड़क के पार पहाड़ी पर लद्दाख की हवा का सामना करते हुए इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रहे एक साधारण बुजुर्ग की ओर। सभी कमांडर एक विकृत अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे कि कोर कमांडर उनके पास से गुजर रहे थे। कैप्टन अर्जुन को लगा कि वह इस पूरी तरह से अवास्तविक स्थिति में, जो उसकी कल्पना से परे थी, अपनी आखिरी कॉर्ड ऑफ रीजन को खो देगा। वह हताशा में खुद से कहता रहा कि वह एक सपना देख रहा है, एक भयानक दुस्वप्न। लेकिन लद्दाख की बर्फीली हवा उसे दर्दनाक रूप से याद दिला रही थी कि यह कोई सपना नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा के कदम भारी थे, लेकिन उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह मुख्य द्वार पर खड़े सितारों से भरे अपने अधीनस्थों के पास से गुजर गए। 2 सितारे वाले डिवीजन कमांडर, 3 अशोक स्तंभ वाले ब्रिगेड कमांडर और कई अन्य अधिकारी जो उनकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे और सिर झुकाए हुए थे, वे अब उनकी आंखों में मौजूद नहीं थे। उनकी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था, सड़क के पार पहाड़ी पर ठंडी हवा का सामना करते हुए उनका इंतजार कर रहा था। उनके हर कदम ने वहां मौजूद सभी के दिलों को जकड़ लिया। कैप्टन अर्जुन खन्ना लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। कोर कमांडर उसकी ओर आ रहे थे, नहीं, वह उसके पास से गुजर रहे थे। वह एक अदृश्य व्यक्ति की तरह था, कोर कमांडर की दृष्टि में धूल के एक कण की तरह। वह उदासीनता किसी भी फटकार या सजा से अधिक भयानक अपमान थी। अंत में लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा पहाड़ी पर चढ़े। वह विक्रम सिंह राठौर के सामने खड़े हो गए, जो पुराने पहाड़ी कपड़ों में चुपचाप एक चट्टान पर बैठे थे। भारतीय सेना की 14वीं कोर के पूर्ण शासक, जिन्हें मैदान का जीवित किंवदंती कहा जाता था, अब एक साधारण बुजुर्ग के सामने अपनी सांसें रोक रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे थे कि आगे क्या होगा। क्या कोर कमांडर उस बुजुर्ग को डांटेंगे या वह कुछ स्पष्टीकरण मांगेंगे? अर्जुन हताशा में प्रार्थना कर रहा था कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी हो जिसे वह नहीं जानता था, ताकि कोर कमांडर उस बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लें और वह इस संकट से बच सके। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जो दृश्य छा गया, उसने उसकी आखिरी बची हुई समझ और उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा ने एक टक की आवाज के साथ अपने जूतों की एड़ियां एक साथ लाईं, एक उत्तम सावधान की मुद्रा, और फिर अपने पूरे सैन्य करियर के सम्मान, निष्ठा और एक ऐसे शिष्य के रूप में खेद, जिसने अपने आकाश समान गुरु को पहचानने में विफल होकर उन्हें सड़क पर खड़ा कर दिया था, के साथ उन्होंने सबसे शिष्ट और उत्तम सलामी दी। उनके हाथ का किनारा, उनकी कनपटी को छूने का कोण, उनकी कोहनी का उनके कंधे के साथ बना समतल और उनकी अविचल नजर, यह नियम पुस्तिका में दिए गए से भी अधिक उत्तम, एक जीवित सलामी का आदर्श था। यह केवल एक वरिष्ठ के प्रति सम्मान व्यक्त करने की क्रिया नहीं थी, यह एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को दी जा सकने वाली सर्वोच्च श्रद्धा थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कमर को गहराई से, बहुत गहराई से झुकाया, जैसे कोई विशाल इस्पाती ढाल अपने निर्माता के सामने सिर झुका रही हो। उनके 3 सितारों वाली टोपी लगभग जमीन को छू रही थी। उस पूर्ण चुप्पी को उनकी आवाज ने तोड़ा। पूरी कोर पर हुक्म चलाने वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज कहीं नहीं थी। केवल एक शिष्य की आवाज थी जो अपने गुरु के प्रति खेद और सम्मान से कांप रही थी, जो लद्दाख की ठंडी हवा में गूंज उठी। जनरल साहब के सम्मान में सैल्यूट। उन्होंने सलामी का आदेश दिया और फिर सिर झुकाए हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा, आपको लेने आया हूं सर। सर, उस एक शब्द ने जैसे किसी लाउडस्पीकर के माध्यम से गूंज रहा हो, वहां मौजूद सभी अधिकारियों के दिमाग में हथौड़े की तरह चोट की। डिवीजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और अन्य वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों के चेहरे आश्चर्य से सफेद हो गए। उन्हें अंततः उस साधारण बुजुर्ग की पहचान का एहसास हुआ जो उनकी आंखों के सामने खड़ा था, और उस नाम के साथ जुड़े पौराणिक भार से वे कांप उठे। हिमालय का शेर विक्रम सिंह राठौर, आधी सदी तक भारतीय सैन्य इतिहास के सर्वोच्च शिखर पर खड़े रहने वाले जीवित किंवदंती।
वह आदर्श जिसे उन्होंने कैडेट के रूप में केवल युद्ध इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा था और जिसका वे बेहद सम्मान करते थे, वही किंवदंती अब उनकी आंखों के सामने एक युवा कैप्टन द्वारा अपमानित किए गए एक साधारण बुजुर्ग के रूप में खड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा की आवाज जारी रही। उनकी आवाज लगभग रोने जैसी थी। यह अधीनस्थ इतना नालायक और मूर्ख है कि उसने आप जैसे आकाश समान व्यक्ति को इस ठंडी सड़क पर खड़ा रखने का घोर पाप किया है। कृपया इस मूर्ख शिष्य को दंडित करें। उनकी हताश चीख खत्म होते ही कैप्टन अर्जुन खन्ना की दुनिया एक रंगहीन, ध्वनिहीन और भावनाहीन शून्य में बदल गई। उसके कानों में केवल एक तीखी भनभनाहट थी। उसकी आंखों के सामने जिस प्रणाली और तर्क के देवता लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा की वह पूजा करता था, वह उस बुजुर्ग के सामने घुटनों के बल बैठे थे जिसे वह अतार्किक भावनाओं का प्रतीक मानकर घृणा करता था। जिस बुजुर्ग को उसने सिस्टम और नियमों के नाम पर अपमानित और भगा दिया था, वह उन प्रणालियों और नियमों के निर्माताओं में से एक था। जिस विशाल पहाड़ पर वह चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वह स्वयं उसकी आंखों के सामने था और वह एक मूर्ख बच्चा था जिसने उस पहाड़ की महानता को पहचानने में विफल होकर उस पर एक मुट्ठी कंकड़ फेंके थे। वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका अहंकारी अहंकार, उसकी महत्वाकांक्षा का किला, उसकी उत्तम योजनाएं, सब कुछ धूल में मिल गया। उसके पैर एक टूटी हुई कठपुतली की तरह कमजोर हो गए। थड़ाम वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से एक अर्थहीन कराह निकली। वह अपना सिर नहीं उठा सका। उसमें उस पहाड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। पहाड़ की विशाल छाया उसे और उसके सब कुछ को निगल रही थी। तभी चुपचाप खड़े विक्रम सिंह राठौर ने आखिरकार मुंह खोला। उनकी गहरी आवाज़ जैसे कि इस पूरी उथल पुथल को शांत कर रही हो, धीरे से गूंजी। उठो जनरल मेहरा। वह चट्टान से उठे और सिर झुकाए हुए लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा के कंधे पर थपथपाया। तुम्हारे अधीनस्थ देख रहे हैं, एक कोर कमांडर की कमर इतनी आसानी से नहीं झुकती। उनके शब्दों पर समीर मेहरा ने मुश्किल से अपनी कमर सीधी की। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। विक्रम सिंह राठौर ने उनके कंधे पर थपथपाते हुए पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वह मुख्य द्वार की ओर बढ़े, डिवीजन कमांडर से लेकर सभी अधिकारियों ने जैसे कि एक समझौते के तहत रास्ता बनाया और कमर झुका ली। जैसे लाल सागर फट गया हो, किंवदंती के लिए एक रास्ता खुल गया। किसी ने भी उनकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। किंवदंती उनके सामने से गुजर रही थी और उस किंवदंती की छाया जमीन पर गिरे हुए कैप्टन अर्जुन खन्ना को पूरी तरह से निगल रही थी। उसका फैसला चुपचाप लेकिन सबसे क्रूर तरीके से पहले ही हो चुका था। रेजिमेंट मुख्यालय के सबसे भीतरी हिस्से में कोर कमांडर का निजी स्वागत कक्ष, जहां बाहर का कोई भी शोर नहीं पहुंच सकता था, हवा कांच की तरह तनावपूर्ण और भारी थी। कमरे का असली मालिक सोफे पर बैठे विक्रम सिंह राठौर थे और 14वीं कोर के पूर्ण शासक लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा ऐसे खड़े थे जैसे वह अपने अधीनस्थ के दिनों में लौट गए हों। और उनके सामने कैप्टन अर्जुन खन्ना एक आत्मा रहित खोल की तरह खड़ा था। उसके चमकते जूतों पर गर्म आंसू की बूंदें गिरकर धब्बे बना रही थीं। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दुनिया कैसे ढह गई। विक्रम सिंह राठौर ने एक सहायक द्वारा लाई गई गर्म हरी चाय का एक घूंट लिया और फिर शांति से बोलना शुरू किया। उनके पहले शब्द फटकार के बजाय एक अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति थे जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कैप्टन खन्ना। उनकी धीमी पुकार पर अर्जुन चौंक कर सिर उठाया। मैंने अभी जनरल मेहरा से तुम्हारी संयुक्त अभ्यास योजना देखी। यह वास्तव में सच है कि तुम एक सामरिक प्रतिभा हो। उत्तम समय गणना, सटीक मारक क्षमता की तैनाती और एक चौंकाने वाली युद्धाभ्यास योजना, यह पाठ्य पुस्तक में शामिल होने के योग्य है। मुझे संदेह है कि क्या मैं तुम्हारी उम्र में ऐसी योजना बना सकता था। अप्रत्याशित प्रशंसा से अर्जुन ने भ्रमित आंखों से उन्हें देखा। इस स्थिति में प्रशंसा, यह किसी भी फटकार से अधिक समझ से बाहर का क्षेत्र था। विक्रम सिंह राठौर ने उसकी आंखों से नजरें नहीं हटाईं और एक कोमल लेकिन सब कुछ भेदने वाली तीखी नजर से अपनी बात जारी रखी। लेकिन कैप्टन खन्ना, तुम्हारी उस उत्तम योजना में एक आवाज गायब है। उन्होंने एक पल के लिए रुककर चाय का कप नीचे रखा। टक। कप के मेज पर रखने की छोटी सी आवाज कमरे में भारी रूप से गूंज उठी।
उन सैनिकों के दिलों की धड़कन की आवाज जो उस योजना को अंजाम देंगे। वह एक शब्द अर्जुन के दिल की धड़कन की मेज पर में खंजर की तरह चुभ गया। केवल तुम्हारी जलती हुई महत्वाकांक्षा की आवाज, तुम्हारी सफलता की लालसा की आवाज ही जोर शोर से सुनाई दे रही थी। मैंने तुम्हारी योजना में कई तीर और प्रतीक देखे, लेकिन मैंने उन युवा सैनिकों का एक भी चेहरा नहीं देखा जिन्हें उन तीरों का अनुसरण करते हुए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक पहाड़ का वजन था। यह केवल एक उपदेश नहीं था, यह एक बूढ़े कमांडर के आधी सदी के युद्ध के मैदान के अनुभव से, खून और आंसू से सीखे गए दर्शन की आत्मा थी। कैप्टन खन्ना, एक कमांडर का असली हथियार एक शानदार दिमाग या एक उत्तम योजना नहीं है। बेशक वे भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे केवल बाहरी खोल हैं। उनकी नजरें बगल में खड़े लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा की ओर गईं। जनरल मेहरा, क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे अधीन एक मेजर थे और एक सैनिक ने प्रशिक्षण के दौरान अपनी जान गंवा दी थी? उस रात को लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा ने गहरा सिर झुकाकर कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं कैसे भूल सकता हूं जनरल साहब। उन्होंने अर्जुन खन्ना की ओर देखते हुए कहा, जैसे कि वह अपनी सबसे शर्मनाक गलती को उजागर कर रहे हों। उस रात मैं केवल दुर्घटना के कारण जिम्मेदारी और अनुवर्ती कार्रवाई पर एक उत्तम रिपोर्ट तैयार करने में लगा हुआ था। मैं मानता था कि यही एक सक्षम अधिकारी का तरीका है, लेकिन जनरल साहब ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा था। उन्होंने उस दिन की याद ताजा करते हुए एक पल के लिए रुक गए, जैसे उनका गला भर आया हो। एक मां के आंसू की एक बूंद गायब है जिसने अपना बेटा खो दिया, और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैंने उस दिन महसूस किया था कि रणनीति और योजना को पूरा करने वाला अंतिम पहेली का टुकड़ा मानव हृदय में है। लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा का यह कबूलनामा किसी भी फटकार से अधिक तीखेपन से अर्जुन खन्ना के दिल को चीर गया। उसे दर्दनाक रूप से एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख और अहंकारी था। वह एक सैनिक नहीं था, वह जीवित सैनिकों के साथ अपने एक कबूलनामा किसी भी फटकार से आत्म संतुष्टि के लिए शतरंज का खेल खेल रहा था। जिन सैनिकों की भावनाओं, भय और थकान को उसने अतार्किक चर कहकर तिरस्कृत किया था, वे ही युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके घुटने कमजोर हो गए। वह वहीं गिर पड़ा और अंततः एक बच्चे की तरह रोने लगा। उसका रोना एक उत्तम मशीन के टूटने पर निकलने वाली हताश चीख जैसा था। मैं गलत था जनरल साहब। मैं एक कमांडर होने के लायक नहीं हूं। उसका रोना पूरे स्वागत कक्ष में गूंज उठा। विक्रम सिंह राठौर अपनी जगह से उठे और टूटे हुए युवा कैप्टन के पास गए और उन्होंने उसके कंधे पर एक गर्म और भारी हाथ रखा। नहीं, उनकी आवाज गहरी और कोमल थी। तुम सबसे अच्छे कमांडरों में से एक बनने की क्षमता रखते हो। तुम बस यह भूल गए थे कि उस गर्म दिल को कहां रखना है। उन्होंने अर्जुन खन्ना के कंधे को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आज की यह शर्म और ये आंसू कभी मत भूलना। अगली बार जब तुम अपने ऑपरेशनल मैप पर तीर और प्रतीक बनाओ तो पहले उन सैनिकों के चेहरों को चित्रित करना जो वहां सांस लेंगे और पसीना बहाएंगे। पहले उनके दिलों की धड़कन सुनना। उन्होंने अर्जुन खन्ना को खड़ा किया। यही इस बूढ़े वरिष्ठ का और इस देश का, जिसे तुम्हें अपनी जान देकर भी बचाना है, कर्ज चुकाने का सच्चा तरीका है। समझे? जी, मैं इसे याद रखूंगा जनरल साहब। अर्जुन खन्ना ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ दहाड़ लगाई। यह उसके अहंकारी अतीत को नष्ट करने और एक नए नेता के रूप में पुनर्जन्म लेने की सच्ची जन्म की चीख थी। पहाड़ की शिक्षा इस प्रकार एक युवा कमांडर के दिल की गहराई में एक अमिट गर्म निशान की तरह अंकित हो गई थी। पहाड़ के जाने के बाद तीसरी बख्तरबंद स्क्वाड्रन में एक तूफान के बाद की शांति छा गई, लेकिन यह पहले से पूरी तरह से अलग तरह की शांति थी। कैप्टन अर्जुन खन्ना के खिलाफ कोर स्तरीय कोई आधिकारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी आत्मा पर किसी भी सजा से अधिक गहरा और भारी निशान अंकित कर लिया था। प्रगति केवल पद में वृद्धि नहीं, बल्कि एक सच्चे स्तर तक आगे बढ़ना, यह पहाड़ की शिक्षा थी। उसका परिवर्तन अगली सुबह सभी को चकित कर गया। स्थगित संयुक्त अभ्यास की तैयारी के लिए प्लाटून कमांडरों और एनसीओस को बुलाकर उसने हमेशा की तरह सामरिक स्क्रीन के सामने खड़े होकर एक तरफा आदेश देने के बजाय
उन्हें एक विशाल ऑपरेशनल मैप के चारों ओर इकट्ठा किया और फिर एक ऐसे चेहरे के साथ जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था, जिसमें गहरी सोच और ईमानदारी थी, उसने कहा, सज्जनों, यह मेरी योजना है। उसने नक्शे की ओर इशारा किया। उसकी योजना अभी भी तेज और त्रुटिहीन लग रही थी, लेकिन मैं अब तक केवल एक डेस्क पर बैठा रहा हूं, और जो लोग वास्तव में इस ठंडी लद्दाखी जमीन पर चलते हैं और उन इस्पाती हृदयों में सांस लेते हैं, वे आप हैं। अगर मेरी इस योजना में कुछ कमी है या अगर कोई बेहतर तरीका है, तो कृपया पद की परवाह किए बिना बोलें। मैं आपकी असली आवाज सुनना चाहता हूं। कमांड टेंट में एक पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सभी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह, जो एक देवता की तरह उत्तम और अहंकारी था, अब उनसे राय मांग रहा था। डिप्टी स्क्वाड्रन कमांडर लेफ्टिनेंट प्रकाश और नायब सूबेदार यादव ने एक दूसरे को देखा, संदेह करते हुए कि क्या यह किसी और तरह की परीक्षा है। लेकिन अर्जुन की आंखें गंभीर थीं। उनमें अब ठंडी गणना नहीं, बल्कि एक सच्ची लालसा थी। अंत में स्क्वाड्रन के सबसे अनुभवी व्यक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव एनसीओ हवलदार मेजर राम सिंह ने सावधानी से बोलना शुरू किया। सर, 2 प्लाटून का घुसपैठ मार्ग बहुत खुले इलाके में है और दुश्मन की निगरानी के लिए आसान होगा। यह नक्शे पर नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में सेवा करते हुए मुझे एक और रास्ता पता है। अतीत का अर्जुन खन्ना होता तो कहता, क्या तुम कह रहे हो कि मेरा सैटेलाइट डेटा और सिमुलेशन परिणाम गलत हैं? लेकिन उसने कहा, ठीक है, उस रास्ते को नक्शे पर दिखाओ, हम मिलकर इसकी समीक्षा करेंगे। यह शुरुआत थी। कठोर जमे हुए इस्पाती कवच में आखिरकार एक गर्म दरार पड़ने लगी थी। उस दिन वह पहली बार सैनिकों के भोजन के समय मेस में गया और उसने खुद अपनी थाली में भोजन परोसा और हैरान सैनिकों के बीच बैठ गया। उसने अपने बगल में बैठे सिपाही रोहन शर्मा से पूछा, खाना कैसा है रोहन? रोहन इतना चौंक गया कि वह लगभग अपनी चम्मच गिरा देता। यह तथ्य कि स्क्वाड्रन कमांडर उसका नाम जानता था, अपने आप में एक झटका था। जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, खूब खाओ। प्रशिक्षण कठिन है, इसीलिए तुम्हें अच्छी तरह से खाना चाहिए। उसने अजीब तरह से लेकिन ईमानदारी से कहा, और उस दोपहर उसने सभी अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र रद्द कर दिए। इसके बजाय उसने पूरी स्क्वाड्रन को पूरा व्यक्तिगत समय दिया। सैनिक हैरान थे, लेकिन जल्द ही वे खुशी से चिल्लाते हुए अपनी बैरकों की ओर भागे। उस शाम इकाई के मैदान पर पहली बार वॉलीबॉल का खेल हुआ और बैरकों से गिटार की धुनें और बेसुरी गायकी की आवाजें गूंजने लगीं। बहुत लंबे समय के बाद इकाई में मानवीय गर्मजोशी की भावना फैलने लगी। अर्जुन अब केवल सामरिक कमान केंद्र में स्क्रीन को नहीं घूरता था, वह हर दिन टैंक रखरखाव शेड में जाता, तेल से सैने सैनिकों के साथ पसीना बहाता और उनकी समस्याओं को सुनता। उसने सैनिकों के चेहरे और नाम याद किए और उनके परिवारों और सपनों के बारे में सुना। उसकी युद्ध योजनाओं में अब केवल तीर और प्रतीक नहीं थे, उनमें जीवित सैनिकों के चेहरे चित्रित होने लगे थे, जो डरते थे, थकते थे, लेकिन फिर भी अपने साथियों पर भरोसा करते थे और स्वेच्छा से इस्पात के हृदय में प्रवेश करते थे। स्क्वाड्रन का माहौल आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। भय से बनाए रखा गया मशीनी अनुशासन, विश्वास नामक एक मजबूत और गर्म गूंज से बदल दिया गया था। सैनिक अब अर्जुन को टर्मिनेटर या अल्फागो नहीं कहते थे, वे उसे पूरे दिल से हमारे स्क्वाड्रन कमांडर साहब कहने लगे थे। पहाड़ की यात्रा इकाई की किंवदंती बन गई। यह एक अहंकारी कमांडर की सजा की कहानी नहीं थी, बल्कि यह आशा की एक गाथा बन गई कि एक सच्चा नेतृत्व कैसे पैदा होता है। अंततः भाग्य का दिन आ गया। ब्रिगेड स्तरीय संयुक्त अभ्यास। पूरा लद्दाख का मैदानी इलाका युद्ध जैसी तोपों और चीखों से गूंज उठा। कैप्टन अर्जुन खन्ना के नेतृत्व वाली 3री स्क्वाड्रन को अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया था। दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसपैठ करना और उनके कमांड पोस्ट पर हमला करना। अभ्यास उसकी मूल योजना से कहीं अधिक जटिल और कठिन हो गया। काल्पनिक दुश्मन ने अप्रत्याशित रणनीति के साथ उनकी रक्षा पंक्ति को बाधित किया और अप्रत्याशित खराब मौसम ने संचार नेटवर्क को पंगु बना दिया। अतीत का अर्जुन खन्ना होता तो इन अनियंत्रित चरों के सामने निराश और क्रोधित हो जाता, लेकिन अब वह अलग था। सर, टोही दल ने बताया है कि मुख्य मार्ग अवरुद्ध है। डेटा के अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।
संचार सैनिक की हताश रिपोर्ट पर उसने स्क्रीन के बजाय अपने बगल में खड़े अपने आदमियों के चेहरों को देखा। हवलदार मेजर राम सिंह, तुम इस इलाके को सबसे अच्छे से जानते हो। क्या कोई और रास्ता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं? जी सर, एक पुराना कच्चा रास्ता है जो नक्शे पर नहीं है, लेकिन यह संकीर्ण और खतरनाक है, इसलिए इसमें जोखिम है। ठीक है, पूरी स्क्वाड्रन हवलदार मेजर के मार्गदर्शन में उस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। मुझे तुम पर भरोसा है। राम सिंह, वह अब अकेले सारे फैसले नहीं करता था। उसने मैदान पर मौजूद अपने एनसीओ पर भरोसा किया, अपने प्लेटून कमांडरों के फैसलों का सम्मान किया और अपने सैनिकों की आवाज सुनी। उसकी स्क्वाड्रन अब उसके द्वारा नियंत्रित शतरंज के मोहरे नहीं थे। वे एक विशाल जीवित जीव की तरह व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे थे और अपनी ताकत से हर बाधा को पार कर रहे थे। परिणाम एक बड़ी सफलता थी। तीसरी स्क्वाड्रन ने दुश्मन को चौंकाते हुए एक अप्रत्याशित समय पर एक अप्रत्याशित स्थान पर प्रकट होकर दुश्मन के कमांड पोस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अभ्यास के बाद की समीक्षा बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल समीर मेहरा ने अभ्यास में भाग लेने वाले सभी कमांडरों के सामने कैप्टन अर्जुन खन्ना को आगे बुलाया। इस अभ्यास का सर्वश्रेष्ठ कमांडर बख्तरबंद रेजिमेंट से कैप्टन अर्जुन खन्ना है। सभी ने तालियां बजाईं। कोर कमांडर ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए धीरे से कहा, इसलिए नहीं कि तुमने सबसे उत्तम युद्ध योजना बनाई, बल्कि इसीलिए कि तुमने अपनी योजना को तोड़ने और अपने आदमियों पर भरोसा करने का साहस दिखाया। एक सच्चे कमांडर का दिल दिखाया। जनरल साहब तुम पर बहुत गर्व करेंगे। यह किसी भी पदक से अधिक गौरवशाली प्रशंसा थी। अर्जुन खन्ना ने चुपचाप लेकिन पहले से कहीं अधिक गर्म दिल के साथ अपना सिर झुकाया। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में विक्रम सिंह राठौर अपने पोते रोहन शर्मा का एक पत्र पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। दादाजी को, यहाँ लद्दाख में सर्दियां अभी भी ठंडी हैं, लेकिन हमारी स्क्वाड्रन पहले से कहीं अधिक गर्म है। हमारे स्क्वाड्रन कमांडर साहब सबसे अच्छे कमांडर हैं। वह हमें इस्पात की तरह लड़ना सिखाते हैं, लेकिन साथ ही वह हमारी देखभाल एक बड़े भाई की तरह करते हैं। दादाजी, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एक साथ उठाई गई ढाल का क्या मतलब है। मैं भी उस ढाल का सबसे मजबूत और भरोसेमंद हिस्सा बनूंगा। जय हिंद। विक्रम सिंह राठौर ने पत्र को अपने सीने से लगाया और खिड़की से बाहर अरब सागर के क्षितिज को देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी आखिरी किरणें दुनिया को सुनहरे रंग में रंग रही थीं और आसानी से गायब नहीं हो रही थीं। पहाड़ ने अपनी वर्दी उतार दी थी और इतिहास के पन्नों में चला गया था, लेकिन उसकी आत्मा और दर्शन कभी नहीं मरेंगे। वे एक युवा कमांडर के गर्म दिल में, जो अरब सागर की उग्र लहरों के खिलाफ खड़ा था, और एक युवा सैनिक के मजबूत कंधों पर, जिसने अपनी मातृभूमि की ढाल बनने की कसम खाई थी, हमेशा जीवित रहेंगे। भारत के पश्चिमी आकाश के नीचे आशा एक और पहाड़ के रूप में उग रही थी। आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई, वह एक महान नेता द्वारा दूसरे नेता को तैयार करने की आशा की कहानी थी। कैप्टन अर्जुन खन्ना, जनरल विक्रम सिंह राठौर जैसे विशाल पर्वत से मिलकर ही अपनी गलतियों को समझ सका और विकसित हो सका। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पहाड़ जैसा व्यक्ति है? क्या कोई शिक्षक, वरिष्ठ या नेता है जिसने आपको ठंडे दिमाग से नहीं बल्कि गर्म दिल से जीवन की गहरी शिक्षा दी हो? वह कौन थे? कृपया अपने बहुमूल्य अनुभव और विचार टिप्पणियों में साझा करें। आपकी कहानी शायद इस समय भटक रहे किसी और युवा अर्जुन खन्ना के लिए एक गर्म दीपक बन सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार और भी गहरी प्रतिध्वनि वाली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।